तो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना या फिर संगठन। तो जब आपने प्रबंध के कार्य किए थे तो उसमें भी आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग बताया था। तो उसमें ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आपको क्या बताया था? आपको कहा गया था इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्य को विभिन्न छोटे छोटे कार्यों में बांटा जाता है। फिर इन कार्यों को विशेष पदों से जोड़ा जाता है। फिर विभिन्न पदों को एक विभाग के रूप में एकीकृत किया जाता है। उसके नेक्स्ट, विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट किए जाते हैं तथा विभिन्न पदों के मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग या फिर संगठन। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है ऑर्गेनाइजिंग? शब्द ऑर्गेनिज्म से निकला है जिसका अभिप्राय अनेक हिस्सों वाली एक ऐसी इकाई से है जिसका प्रत्येक हिस्सा अलग अलग कार्य करते हुए भी मुख्य इकाई के साथ एक निश्चित रिश्ते से जुड़ा होता है। व्यवसाय में सभी विभागों अथवा पदों के अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन सभी कार्य व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। अर्थात जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन वे सभी व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होती हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संगठन का अभिप्राय ये निश्चित करने से है कि संस्था के अंदर विभिन्न पद कौन कौन से होंगे तथा उन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य क्या संबंध होंगे तथा अपना काम कुशलता पूर्वक करने के लिए उनके क्या क्या अधिकार एवं दायित्व होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग शब्द है, ठीक है, संगठन है, तो इसकी परिभाषा दी है हमें हेमन ने। तो हेमन क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। तो ये जो हेमैन है उनका कहना है संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित एवं वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार संबंधों को निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग आपने पढ़ लिया। इसकी आपने विशेषताएं करनी हो तो विशेषताएं आप इसी तरह से निकाल सकते हो। ये जो मीनिंग है, मीनिंग से आप विशेषताएं इनकी लिख सकते हो। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होंगी? यही होंगी, कार्य विभाजन है, समन्वय है, अनेक व्यक्ति होते हैं, सामान्य उद्देश्य है। ठीक है, संगठन संबंधी एक ढांचा है, संगठन प्रबंध का यंत्र है, संगठन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस तरह से आप जो इसकी विशेषताएं हैं वो निकाल के बना सकते हैं। अब हम जो इसका मेन है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, संगठन प्रक्रिया। तो संगठन प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो उनके बारे में देखो। संगठन करने के लिए जो जो कदम उठाए जाएंगे उसी को हम बोलते हैं कि ये उसकी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे? पहला कदम है नंबर 1, नोइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, उपक्रम के उद्देश्यों को जानना। संगठन प्रक्रिया का पहला कदम उपक्रम के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना है। यद्यपि उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन संगठन प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए इन उद्देश्यों की विस्तृत एवं स्पष्ट जानकारी प्राप्त करनी होती है। उद्देश्यों की जानकारी के आधार पर ही उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नंबर 2, डिटरमाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना। उपक्रम के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक मोबाइल फोन तैयार करने वाली कंपनी की विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार हो सकती हैं: कच्चे माल का क्रय, तैयार पुर्जों का क्रय, उत्पादन, विज्ञापन, विक्रय, वित्त व्यवस्था, अनुसंधान, लेखांकन, पत्र व्यवहार, माल का स्टॉक रखना, कर्मचारियों की भर्ती करना आदि। उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास
ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाओं का समूहीकरण तथा विभागीकरण। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के बाद क्रियाओं का समूहीकरण किया जाता है। समूहीकरण के अंतर्गत एक समान क्रियाओं को एक विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, उत्पादन करना, माल का स्टॉक करना, अनुसंधान आदि क्रियाओं को उत्पादन विभाग को सौंपा जा सकता है। इसी प्रकार विज्ञापन एवं विक्रय का कार्य विपणन विभाग को तथा वित्तीय व्यवस्था, लेखांकन एवं पत्र व्यवहार का कार्य वित्त विभाग को सौंपा जा सकता है। कार्य की मात्रा एवं महत्व को देखते हुए एक ही विभाग में अनेक उप विभाग भी बनाए जा सकते हैं। जैसे उत्पादन विभाग के अंतर्गत ही क्रय विभाग, स्टॉक विभाग, अनुसंधान विभाग आदि की स्थापना करके विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा करने से उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाना संभव होता है। क्रियाओं के समूहीकरण एवं विभागीकरण के बारे में आपने जान लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबर 4, डिटरमाइनिंग की एक्टिविटीज। ठीक है, महत्वपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण करना। महत्वपूर्ण क्रिया वह का अभिप्राय ऐसी क्रिया से है जिसकी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। महत्वपूर्ण क्रिया का निर्धारण करना संस्था के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। अतः सभी संस्थाओं में महत्वपूर्ण क्रिया अलग अलग हो सकती है। मान लो ये जो उदाहरण है हमारे पास मोबाइल कंपनी की, तो उसमें क्या है, मोबाइल कंपनी के सामने मुख्य समस्या विज्ञापन की हो सकती है, क्योंकि प्रभावपूर्ण तथा बड़े पैमाने के लिए किए गए विज्ञापन से ही एक नए उत्पाद की ओर उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। अतः यहाँ पर विज्ञापन क्रिया एक मुख्य अथवा महत्वपूर्ण क्रिया है जिस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए विज्ञापन विक्रय को विपणन विभाग से निकालकर एक अलग से स्थापित किए गए विज्ञापन विभाग को सौंपा जाना चाहिए, ताकि उच्च अधिकारियों का इस विभाग से सीधा संबंध रहे और वो इसकी ओर पूरा ध्यान दे सकें। नंबर 5, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व सौंपना। सभी क्रियाओं को विभागों एवं उप विभागों में बांट देने के बाद यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्ति के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, अर्थात उन्हें संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम करने हैं। जैसे क्रय प्रबंधक को वस्तुओं का क्रय करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, विक्रय प्रबंधक को वस्तुओं का विक्रय का, विज्ञापन प्रबंधक को विज्ञापन का, तथा इसी प्रकार वित्तीय प्रबंधक को वित्त व्यवसाय का कार्यभार सौंपा जाएगा। नंबर 6, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज, अधिकार सौंपना। जिस व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है उसको वह कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए। अधिकारों का अभिप्राय निर्णय लेने की स्वतंत्रता तथा अधीनस्थों के मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने से है। तो आपने ये मीनिंग याद रखना कि अधिकार का मतलब क्या है। अधिकार का मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द पढ़ा है, तो ये जो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि जो काम किया गया है उस काम को पूरा करना। ठीक है, उस काम को पूरा करने की जो जिम्मेवारी है उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकार कार्य अथवा उत्तरदायित्व के अनुपात में ही होने चाहिए। तो अधिकार कैसे होने चाहिए, जैसा उत्तरदायित्व मिला है उसी के अनुपात में होना चाहिए। यदि उत्तरदायित्व अधिक हैं और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार नहीं दिए गए हैं तो उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7, डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप, आपसी संबंधों को परिभाषित करना। जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य ठीक है,
जब दो या अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है तथा कौन अधीनस्थ। ठीक है। नंबर 8, प्रोवाइडिंग राइट इन्वायरमेंट, उचित वातावरण प्रदान करना। संगठन के अंतर्गत केवल क्रियाओं का निर्धारण एवं समूहीकरण, व्यक्तियों के आपसी संबंधों का निर्धारण आदि ही नहीं किया जाता, बल्कि मानवीय साधन का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए भौतिक साधनों को उपलब्ध कराने तथा उचित वातावरण प्रदान करने का कार्य भी